हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और हम एमसीक्यू जो हिस्ट्री में आए हुए हैं, रेलवे के एग्जामों में पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं, किस डेट वाइज के हिसाब से पूछे गए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को आधार बनाते हुए हम इन सभी क्वेश्चनों को कर रहे हैं। और इसी क्रम में आने वाले क्वेश्चनों को किस आधार पर जो है ये तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, जो ये बताएगा कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चनों को किया जाए और क्वेश्चनों को किस आधार पर जो है हम अपनी तैयारी को सही मार्गदर्शन दे पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, किस शिफ्ट में पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है पीवी पर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है पीवी पर्स, यानी क्या होता है ये पीवी पर्स। क्वेश्चन जो पूछा गया है पीवी पर्स यानी कि इसका मतलब जो है वो ये है कि इस समय मुख्य रूप से देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ गया है। पीवी पर्स यानी देखते हैं क्या है इसको। तो पीवी पर्स की अगर बात करते हैं तो आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो हम इसको देखते हैं क्या है। देखिए, पीवी पर्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली वो पूछा क्या गया है, पीवी पर्स क्या होता है, यानी पीवी पर्स के बारे में हम लोग बात करें तो देखो, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के आजाद होने के बाद भारत के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया यानी कि भारत बना। लेकिन इसी क्रम में लगभग 552 ऐसी प्लस रियासतें थीं जिन रियासतों को यह तय करना था कि वो पाकिस्तान में जाएंगे कि हिंदुस्तान में जाएंगे। अब इनमें से कुछ रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी और कुछ रियासतें भारत में मिलना चाहती थी। इसी क्रम में भारत के जो गृह मंत्रालय का विभाग है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण करना चालू किया और इसी एकीकरण के तहत कई रियासतों को भारत में मिलाया गया। अब ये रियासतें आसानी से तो मिलेंगी नहीं और इन्हीं रियासतों को ये जो एक लंबे समय से राजा रजवाड़े के रूप में रहते आ रहे हैं, इन्हें कुछ ना कुछ रियायतें देनी होगी, इनका राज्य इन्हें वापस देना होगा और इन्हें वो सारे अधिकार देने होंगे जो कि ये समय से अंग्रेजों के जमाने से लेते आ रहे थे। इसलिए इन रजवाड़ों ने जो है अपने अपने पदों को बनाए रखते हुए भारत में मिलने का तय किया। और भारत में जब मिलने का तय किया तो उन्होंने ये कहा कि एकीकरण के बाद जो भी इनके परिवार के मेंबर होंगे, इन लोगों को पेंशन दी जाएगी। ये जो पेंशन रजवाड़ों को मिल रही थी भारत सरकार के द्वारा, पाकिस्तान सरकार ने भी इसी तरीके से अपनी रियासतों को कहा होगा, दिया होगा, लेकिन वो पाकिस्तान है, बाद में मुकर गया होगा क्योंकि हालत ही खराब थी उसकी गरीब की। तो लेकिन भारत जैसे देश में इनको पेंशन मिलती रही और पेंशन देने के लिए एक क्लोज लाया गया जिसको पीवी पर्स कहा जाता था। यह पीवी पर्स जो है वो इन राजकुमारों को 1971 तक मिलता रहा और 1971 तक ये मिलता रहा। और जब 1970 के बाद भारत के संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक संविधान संशोधन बनाया गया जिसे 26वां संविधान संशोधन कहते हैं। और इस 26वें संविधान संशोधन के तहत यह तय किया गया कि पीवी पर्स को समाप्त किया जा रहा है और पीवी पर्स को समाप्त करते हुए जितने भी रजवाड़े हैं इन सब की पेंशन को रद्द करते हुए इंदिरा गांधी ने इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर लागू कर दिए। और इस तरह से पीवी पर्स एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन का अंत कर दिया गया 1971 में। इसे ही कहा गया है पीवी पर्स। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हुए चलिए किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या था। देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि इंपीरियल सर्विस स्कीम यानी कि एक ऐसी स्कीम लाई गई थी जिस स्कीम के तहत यह तय करना था कि किस तरीके से जो है पीवी पर्स की तरह ही किस तरीके से भारत सरकार को एकजुट होना था, मतलब भारत सरकार के लिए कार्य करना था। और इसके लिए इंपीरियल सर्विस स्कीम लागू की गई जिसका मेन उद्देश्य जो था कि इस समय 1885 में जब ये लाया गया तो क्या राष्ट्रीय विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए लाया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाना है, इसके लिए किया गया।
राज्यों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया या शाही परिवारों को शिक्षित करने के लिए किया गया? इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 में ला गई, जिसके तहत ब्रिटिश की रक्षा करने के लिए सेना जुटाना था, और इस सेना को जुटाने के लिए इस सेना का भुगतान उन रियासतों को द्वारा किया जाना था जिन रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने बनाए रखा। और 1857 की क्रांति में विलय की नीति को त्याग दिया गया। 1857 की क्रांति हम हार गए, और इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यानी कि राज्य हड़पने की नीति को त्याग दिया ब्रिटिश सरकार ने। और जब त्याग दिया तो इन्हीं रियासतों को बनाए रखा गया और इनके ऊपर एक भार डाल दिया गया कि यही ब्रिटिश की रक्षा करने के लिए, यानी ब्रिटिश सरकार के लिए सेना जुटाएंगे और इन सेना का वेतन इन रियासतों को देना होगा। और इसी के तहत ब्रिटिश अपनी एक बहुत बड़ी मिलिट्री खड़ी कर पाएंगे, और इसी को कहा गया इंपीरियल सर्विस स्कीम, जो 1885 में लाई गई थी ब्रिटिशों की आर्मी तैयार करने के लिए। इसी को जो है इस प्रावधान के तहत लाया गया। ठीक है, 1906 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 1741 में कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा? पहली चीज, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहां पर ये कोलाचेल की लड़ाई हुई है, और कोलाचेल की लड़ाई जो हुई है उसको सबसे पहले हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 1741 में कोलाचेल की लड़ाई हुई है, नाम से ही पता चलता है साउथ में हुई होगी। साउथ में हुई होगी तो कहां पर हुई होगी? मालाबार क्षेत्र में हुई। मालाबार क्षेत्र का मतलब कौन सा एरिया है? मालाबार का क्षेत्र का मतलब है केरल का एरिया है, यानी कि इस एरिया में होने वाली है ये लड़ाई, यानी मालाबार क्षेत्र में होने वाली है। अगर मालाबार क्षेत्र में होने वाली है तो मालाबार क्षेत्र में इस समय जो शासन कर रहे हैं वो कर रहे हैं मातंड वर्मा। ठीक है, इस समय बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं मालाबार में, मातंड वर्मा। और मातंड वर्मा जो हैं इनके द्वारा एक युद्ध लड़ा जा रहा है जिसको कहा जा रहा है कोलाचेल की लड़ाई। और मातंड वर्मा के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है, बेसिकली मालाबार में एक वंश हुआ करता था जिसका त्रावणकोट के नाम से जाना जाता था, और त्रावणकोट के ही शासक थे मातंड वर्मा, जिन्होंने इस युद्ध को अंजाम दिया। और इसी क्रम में उन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसमें उन्होंने डचों को कमजोर किया, और इस तरह डचों को पराजित कर दिया। और इस क्षेत्र में जो किसी शक्ति को निर्णायक हार का सामना अगर करना पड़ा था तो डचों की एक बहुत बुरी हार हुई थी, जो त्रावणकोट के राजा मातंड वर्मा के हाथों की गई थी। तो इस तरह स्पेनिश होगा नहीं, तो डच बुरी तरह से हारेंगे। ऑस्ट्रेलिया कंपनी तो आई नहीं है भारत में। इंग्लिश, ब्रिटिश सरकार ने अपना प्रारंभ बंगाल क्षेत्र में किया है, और साउथ में जो है वो डचों ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डच ईस्ट इंडिया, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था भैया डचों से रेलवे वाले। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेट्टापुल्ली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया? हमें यह पता है कि ब्रिटिश सरकार जो है उसके समय अन्य कंपनियां भी भारत में आ रही थी, और इस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ चुकी थी। भले ही ये कंपनी पहले आई, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, और 1605 में इसने अपनी एक फैक्ट्री खोली थी मछलीपट्टनम में। और मछलीपट्टनम में इसने अपनी एक फैक्ट्री खोली, और उसके बाद उसने 1606 में एक और फैक्ट्री खोली थी जो कि कोरोमंडल तट पर पेटापुली में खोली गई थी। और इस तरह उन्होंने अपनी एक और फैक्ट्री खोली, और इस तरीके से डचों ने दक्षिण भारत की स्थिति में को मजबूत करने के लिए अलग अलग समय पर जो है फैक्ट्रियां कायम की गई। डचों के द्वारा जो ये स्थापित की गई थी इसे ही फोर्ट गेल्डियो कहा जाता था, यानी फोर्ट गेल्डिया के नाम से जाना जाता था। 1610 तक आते आते इन्होंने अपनी एक और फैक्ट्री खोल ली थी, और वो खोली थी पुलिकट में, और पुलिकट में भी खोल दी थी। इनके द्वारा जो फोर्ट बनाया जाता था उस फोर्ट को कहते थे फोर्ट गेल्डिया, और इस तरह फोर्ट गेल्डिया की स्थापना की जाती थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी कोरोमंडल तट में पेटापुली में अपना कारखाना कब खोला? तो 1606 में, क्योंकि बाकी समय जो है वो इससे मैच नहीं खाएंगे, इसलिए ऑटोमेटिक आंसर इसमें ये निकल जाएगा, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी है सब ये 1600 में घटना हो रही है, विदेशी कंपनियां सब इसी समय भारत में आ रही हैं।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्ष 1945 में वर्ली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो 1945 में जो प्रेजेंट स्ट्रगल ऑफ द वर्ली ट्राइब जो थी, उसने किस प्लेस पर जो है इस युद्ध को अंजाम दिया था? अगर इसकी बात की जाए तो ये मुख्य रूप से कहां पर होगा? तो ये वर्ली, जैसे नाम ही है भैया, वारली वर्ली वर्ली, है ना, इसको हम ऐसे भी कर लेंगे वर्ली। और इस तरह वर्ली जो है नाम से ही पता चल रहा है 1945 में किसान विद्रोह, तो वर्ली जो है वो कहां पर रहते होंगे? तो वर्ली जो है वो महाराष्ट्र में। तो ये जनजाति कहां पर थी? महाराष्ट्र में थी। चलिए, वर्ली नाम सुना ही होगा, ट्रेन का नाम भी है वर्ली, ठीक है। चलिए, प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया? बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिमाचल कहां पर है। अगर हिमाचल पता होगा हमें तो हम इसके बारे में पता कर पाएंगे। हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश कहां पर था? तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर ये जो है एरिया, ये जम्मू एंड कश्मीर का है, ये लद्दाख का एरिया है, और लद्दाख के एरिया के बाद ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में क्या आसपास लग रहा है, तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले क्या लग रहा है? पटियाला और पूर्वी पंजाब, ठीक है। पंजाब और पूर्वी पंजाब लगा हुआ है, यहाँ पर पंजाब एरिया बना हुआ है, पंजाब हिमाचल लगे हुए हैं एक दूसरे से। राजपुताना दूर हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ बहुत ही दूर है, और कोई लेना देना नहीं है। शिमला की पहाड़ी राज्य, शिमला किस में आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। अगर हिमाचल प्रदेश में शिमला आता है तो हिमाचल प्रदेश प्रांत का निर्माण करने के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया जाएगा? तो वो होगा शिमला का एरिया। और इस तरह शिमला को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का एक नया प्रांत बनाया जाएगा, और इस तरह ये भूमि जो है वो दे दी जाएगी किसको? हिमाचल प्रदेश को दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दे दिया? हाई कोर्ट को। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके तहत महारानी को हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? किस अधिनियम के तहत? पहली चीज, किस अधिनियम के तहत हाई कोर्ट की स्थापना हुई है? तो 1861 के एक्ट के तहत उच्च न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। उच्च न्यायालय किस किस जगह स्थापित किए जाएंगे? तो उच्च न्यायालय 3 जगह स्थापित होंगे। कोलकाता में होगा, बंबई में होगा, मद्रास में होगा, आगे चलकर इलाहाबाद में होगा, और फिर पटना में होगा। लेकिन स्टार्टिंग में 1961 में हाई कोर्ट की स्थापना कोलकाता, बंबई और मद्रास में की जाएगी, जो इस बात को बताती है कि इस समय लंदन के तर्ज पर भारत में हाई कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। और इस तरह भारत में हाई कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, यानी कि ये इस बात को बताता है कि इस एक्ट के तहत अगर देखें तो हमें कौन सा एक्ट दिख रहा है? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, जिसके तहत हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया किस एक्ट के तहत महारानी को यह घोषणा दी जा रही है, किस एक्ट के तहत महारानी को यह अधिकार दिया जा रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 87 में विद्रोह ताकतों द्वारा वापस ले लिया गया? भैया कौन सा ऐसा है जिसे विद्रोही ताकतों के द्वारा वापस ले लिया गया? कौन सा दिख रहा है तुम्हें? 1857 के विद्रोह में वापस ले लिया जाएगा, तो भैया 1857 के विद्रोह में वापस लिया जाएगा सितंबर 87। सितंबर है यानी 14 से लेके 20 सितंबर को दिल्ली को निकोलसन ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन युद्ध में वो दिल्ली को अधिकार करने के चक्कर में उसकी मृत्यु हो गई। फिर कैंपबेल ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और इस तरह वापसी को लेकर जो है किस केंद्र ने विद्रोही ताकतों को समाप्त कर दिया था? तो ये है दिल्ली। और इस तरह दिल्ली जो है वो 1857 की क्रांति में सितंबर 87 में बहादुर शाह जफर
पराजित हो गए। हुमायूं के मकबरे से उन्हें गिरफ्तार किया गया और हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करते हुए उन्हें रंगून भेज दिया गया और मुगल वंश को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अच्छे क्वेश्चन पूछे इस बार, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो अदर स्टेट के एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, आप जरूर इसे एमसीक्यू को लगाइए। बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आप लोगों को इस क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमें भी उसी हिसाब से क्वेश्चनों को ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों कर रहे हैं? इस समय जिन्ना ने कह दिया है कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, और इस तरह डायरेक्ट एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। जिन्ना पाकिस्तान के अलावा किसी और भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है और हिंदू मुसलमानों में फैल गए हैं दंगे, और इसी दंगों के परिणाम स्वरूप नोआखली में हिंदू मुस्लिम दंगे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। और जब गांधी जी इस नोआखली में गए तो इसमें जो धार्मिक हिंसा को देखा, सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने वहां जाकर इन लोगों को, एक दूसरे के खून के जो प्यासे हो चुके थे हिंदू और मुसलमान, जब इन्हें युद्ध करने से रोका गया या इन्हें आपस में लड़ने से रोका गया, तब महात्मा गांधी जी के कहने पर नोआखली में उपद्रव शांत हो गए। और जब ये उपद्रव शांत हो गए तो जब माउंटबेटन को ये बात पता चली तो माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा, और इस तरह नोआखली में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए काम महात्मा गांधी जी ने किया। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की आजादी के लिए उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे को लेकर चल रहे थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी इस बात को लेकर चिंता में थे कि भारत में जो ये सांप्रदायिक दंगे फैल गए हैं, इन्हें किस तरीके से रोका जाए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक है जिसने 1892 में भिलसा भिलसा यानी विदिशा का अभियान किया था? तो भैया भिलसा का अभियान करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, और अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा का अभियान किया। इसके बाद उसने दक्षिण में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, और देवगिरी का आक्रमण करके उसने बहुत सारा धन प्राप्त किया। यह धन वो अपने जहां का वो प्रांतपति था इलाहाबाद का, इलाहाबाद के कड़ा का जो क्षेत्र था वो उसे मिला हुआ था। और इसी समय उसके जो चाचा थे जिनका नाम क्या था, जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी को जब ये पता चला कि भैया अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी से बहुत अधिक धन प्राप्त किया है, तो जलालुद्दीन खिलजी ये धन लेने के लिए कड़ा गया। और कड़ा जब गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इशारा किया, और इशारा करते ही जलालुद्दीन खिलजी का सर धड़ से अलग कर दिया गया, और इस तरीके से धड़ सर से अलग हो गया, और नए सुल्तान के मस्तक पे चंदोवा टांगा गया, और पुराने सुल्तान के गर्दन से खून टपक रहा था। ये कई इतिहासकार ने बोला है इसको। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत में किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? भैया राष्ट्रकूट कहां पर आएंगे, चलिए भैया, विंध्य शक्ति ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, सॉरी, दंती दुर्ग ने स्थापना की राष्ट्रकूटों की। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ वो कृष्ण प्रथम भी हुआ है, और कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, और इस तरह एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर भी राष्ट्रकूटों की देन है। और इस तरह ये एक ऐसा वंश है जिसमें महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर भाग लेती थी, और इसी वंश की महिलाएं जो हैं वो प्रशासन में भी रुचि दिखाया करती थी। अब क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रकूट भारत में किस हिस्से में, तो राष्ट्रकूट दक्षिण में होंगे, बंगाल में होंगे नहीं, मध्य भारत में होंगे नहीं, उड़ीसा में होंगे नहीं, तो दक्कन यानी साउथ में होंगे। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों ने मतलब वाकाटकों के बाद जो है चालुक्य वंश वगैरह आए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? तो भैया इसका एक ही उद्देश्य था। बात कब की हो रही है? ब्रिटिश शासन के दौरान हो रही है। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन क्या निभाएगा? ब्रिटिश शिक्षा नीति को प्रोत्साहित करेगा, शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देगा, ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को सपोर्ट करेगा, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त करेगा। और इस तरीके से पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का जो बैठक होगी उसके तहत ये निर्णय लिया जाएगा कि भैया किस तरीके से इसे समाप्त किया जाए या ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जाए, और 1943 में मुंबई में इसे स्टैब्लिश कर दिया जाएगा, और 1943 में मुंबई में इसकी स्थापना की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वेरेनिगडे ऑस्टिन डिसे काम्पेंगी के नाम से जानी जाती थी? तो भैया ये कंपनी किस नाम से जानी जाती थी? तो ये कंपनी जानी जाती थी, नाम से ही पता है कि भैया कौन आएगा, तो ढूंढते हैं भैया। जर्मन आए नहीं, ऑस्ट्रेलिया आए नहीं, पुर्तगीज को जो है कहा नहीं जाता था, और इस तरह डच जो है इन्हें ही इस नाम से कहा जाता था, और डच कंपनी का नाम ही जो है ये था। ठीक है, वेरेनिगडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किसके एक्ट के द्वारा अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा? भैया प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होंगी। कौन सा एक्ट है जिसके तहत प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी? तो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का आधार क्या बनाया जाएगा? तो भैया प्रतियोगिता परीक्षाएं पहली बार 1853 में लंदन में आयोजित की जाएंगी। कहां आयोजित की जाएंगी? लंदन में। यहां है नहीं, ये है नहीं, ये आ गया 1853। और प्रतियोगिता परीक्षाएं 1853 में पहली बार चालू हुई, और इस तरह बोर्ड ऑफ कंट्रोल को निर्देश दिए गए कि वो अब प्रतियोगिता परीक्षाओं की तरह प्रशासन में शामिल करें। भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति में 19 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन के पुनर्गठन करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता के द्वारा यह की गई थी? तो सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है पहली प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत 1966 में इसे स्थापित किया गया था, और इस तरह जो है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उदारवादी नेता नहीं माना जाता? भैया उदारवादी, भैया तो उदारवादी अगर हमें नहीं पता तो उग्रवादी देख लो। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल और घोष। तो लाल बाल पाल और घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो भैया कौन है इसमें गरम दल के? अरविंद घोष हो गए। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरूजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब लिबरल वाले हैं, कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के नेता हैं। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? तो भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को कंट्रोल करना है। तो अगर इन सभी मामलों को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा? इन सभी मामलों को कंट्रोल करना है तो नागरिक और सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए क्या करना होगा? इन चारों में से तो नियंत्रण बोर्ड गठित किया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाएगी 1784 में। चलो, भारत में सहकारी आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट की जांच के लिए 1915 में किसकी समिति में अध्यक्ष बनाए गए थे? तो सर एडवर्ड मैकगेलेन। लॉर्ड कर्जन है नहीं, जॉन साइमन, साइमन कमीशन लाएगा। लॉर्ड इरविन के समय गांधी इरविन पैक्ट होगा। तो आंसर क्या होगा? सर एडवर्ड मैकगेलेन के समय यह किया गया था। याद रखना इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या है? किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल से बर्मा में कैद किया गया था? भैया एक ही हैं जो मांडले जेल में रहे हैं, हमारे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें 1908 से लेकर 1915 तक 6 वर्ष की सजा मिलाई गई थी। देशद्रोह का आरोप लगाया था और 124 ए के तहत इन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी गई थी। और इस तरह बांडले जेल में रहकर ही 1915 में उन्होंने गीता रहस्य की रचना की, और इस तरह बर्मा के कैद में किया गया था। कौन होंगे भैया? हमारे बाल गंगाधर तिलक होंगे। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहे हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि इसी तरह से अगर आप एमसीक्यू चाहते हैं तो ज्योग्राफी और पॉलिटी भी इसी तरीके से कराई जाए आपको, साइंस भी कराई जाए आपको। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने में हमें भी आनंद प्राप्त होगा। होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या है? होम रूल आंदोलन कब आएगा भैया? होम रूल आंदोलन की स्थापना करेंगे कौन? तो एनी बेसेंट प्लस कौन करेंगे? तिलक महोदय के द्वारा की जाएगी। ठीक, होम रूल लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? कि ब्रिटिश सरकार के तहत ही क्या करना? ब्रिटिश सरकार के तहत ही अपने प्रशासन की मांग करना, यानी कि सीमित स्तर पर प्रशासन की मांग करना। और इसी के तहत होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाएगा।
जो कि 1919 के एक्ट पारित होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो होम रूल आंदोलन जो है ब्रिटिश समाज के अंदर ही, भीतर ही स्वशासन मांगने की मांग थी। क्लियर है? चलो, कुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या जो है वासुदेव कर्ण ने कर दी, और वासुदेव कर्ण ने करके जो है कर्ण वंश की स्थापना करी। तो इसका आंसर देवभूति है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देवभूति की हत्या करके किसने की थी? तो अंतिम शासक देवभूति है। चलो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सीथियन या शक कहां से आए? भाई विदेशी आक्रमणकारी हैं सीथियन और शक। सीथियन हैं, शक हैं, इंडो ग्रीक हैं, पार्थियन है। ये सब के सब कहां से आएंगे? तो भैया ये सब के सब दक्षिण भारत से आएंगे? नहीं आएंगे। दक्षिण पूर्व एशिया से नहीं आएंगे। पूर्वी यूरोप से नहीं आएंगे। ये आएंगे मिडिल एशिया से, और सारे मिडिल एशिया से भारत के अंदर एंट्री मारेंगे। मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया? भैया लिपि किस में लिखी जाएगी? तो लिपि ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी यूनानियों के लिए यूज होगी, पाली भाषा होगी, ग्रंथ होंगे। तो भैया इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। ब्राह्मी लिपि जो है वो मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाएगी, और इस समय ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अभिलेखों में भी किया जाएगा, और अशोक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे ज्यादा करेगा। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किए। निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम में महत्वपूर्ण था? बात हो रही है 1892 की, हम भी बात करेंगे 1892 की। 1892 की बात की जाए तो ब्रिटिश सरकार ये चाहती है कि भारतीयों को भी परिषद के उसमें भाग लेने का अधिकार दिया जाए, और उन्हें एक मेंबर सेंट्रल और स्टेट काउंसिल में शामिल किया जाए। तो इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों का प्रावधान, विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की बात ही नहीं, अप्रत्यक्ष हो रहे हैं। मुसलमानों के लिए इलेक्ट निर्वाचन होगा ही नहीं, मुसलमानों के लिए 1909 में आएगा। भारतीय प्रांतों में पूर्ण स्वशासन की बात की जाएगी, प्रांतों में बात की जाएगी तो 1919 के तहत प्रांतों में पूर्ण स्वशासन की बात की जाएगी। प्रत्यक्ष चुनाव अभी होंगे नहीं, तो इंपीरियल विधान जो है इसी के तहत जो है भारतीय प्रतिनिधि लोगों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता? भैया चाटा भाटा, चाटा और भाटा याद रखना मेरे भाइयों, दोस्तों, मित्रों और विद्यार्थियों। चाटा और भाटा का मतलब है नियमित और अनियमित सेना से, यानी मिलिट्री को ही इस समय चाटा और भाटा कहा जाता था। इसे पुलिस शब्द से भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, पुलिस शब्द के लिए भी चाट और भाट का प्रयोग किया जाता था। ये गुप्तोत्तर काल में यूज किया जाने वाला एक शब्द है, मुख्य रूप से जो आगे पुलिस शब्द के लिए यूज किया जाएगा, गुप्त काल में इसे सेना के लिए यूज किया गया। तो विद्यार्थियों इसी तरीके से एमसीक्यू हम करते रहेंगे, आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए। आने वाले विभिन्न एग्जामों के इसी तरीके से एमसीक्यू मैं लाता रहूंगा, हमारी टीम लाती रहेगी। उड़ान एकेडमी से जुड़े रहिए आप लोग, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जय हिंद, जय भारत।